मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेतारम कर्म भूतताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। देखिए, चर्चा अपनी कल प्रारंभ हुई थी धातु खंड संबंधी रचना की। तो धातु खंड में ये दो उत्तर में और दक्षिण में, उत्तर से दक्षिण दो पर्वत हैं, ईश्वाकार पर्वत, जिसके कारण धातु खंड दो भागों में विभाजित हो गया। ये पूर्व धातु खंड और ये पश्चिम धातु खंड। तो देखिए, पूर्व धातु खंड में भी इसी प्रकार 6 महापर्वत होंगे। देखिए, पहला ये पर्वत। आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है आज आवाज धीमी आ रही है? सही आ रही है भैया। मुझे ही लग रही है। सही आ रही है बाकी लोगों को? हाँ जी भैया, हमें भी सही आ रही है। देखिए, ये पहला, इधर देखिएगा, ध्यान से दिख रहा है आपको कर्सर? हिमवन पर्वत, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और ये शिखरी, ऐसे 6 महापर्वत है। ठीक है। अब इन 6 महापर्वतों के बीच में 7 क्षेत्र हो गए। देखिए, ये तो पहला भरत क्षेत्र होगा, जो आपका पहला पर्वत है ना, हिमवन पर्वत, उसके पहले ये देखिए 2 नदियां निकल रही, गंगा और ये सिंधु। तो गंगा जाएगी कालोदधी समुद्र में पूर्व दिशा की, सिंधु जाएगी लवण समुद्र। फिर ये दूसरा क्षेत्र आपका पर्वत के बाद, भरत के बाद हेमवत, हरि, ये विदेह क्षेत्र। ठीक है। रम्यक, हैरण्यवत और ये ऐरावत। ठीक है। जिस प्रकार यहाँ है उसी प्रकार यहाँ भी रचना है। ये इधर का भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत, ऐरावत। ठीक है। तो देखिए, सुमेरु पर्वतों के नाम सुदर्शन, विजय, अचल, मंदर, विद्युन्मान लिखे यहाँ है, लेकिन यहाँ होते हैं सुदर्शन यहाँ, विजय यहाँ, अचल यहाँ, मंदर यहाँ, विद्युन्माली यहाँ। ठीक है। आपको तत्वार सूत्र जी दिख रहा है? हाँ जी भैया। दिख रहा है? चलिए, धातु खंड के 7 क्षेत्रों की चौड़ाई भी हम छोड़कर विदेह क्षेत्र की पूर्व पश्चिम चौड़ाई कितनी है ये भी अपना छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। चलो पूनम पढ़िए। पुष्कर और द्वीप की रचना बता रहे हैं। पुष्करार्धे च पढ़िए। पुष्करार्धे च, पुष्करार्ध में भी इसी प्रकार रचना है। दूसरे कालोदधी समुद्र से दुगने 16 लाख योजन चौड़े तीसरे पुष्कर द्वीप के मध्य में मानुषोत्तर पर्वत विद्यमान है। उसके इस ओर के आधे भाग में भरतादि क्षेत्रों की रचना है, अतः पुष्करार्ध कहा। च, और इस पद से यह बताया गया है कि जैसे जम्बूद्वीप से दुगनी रचना धात्की खंड में है, उसी प्रकार यहाँ भी समझना। ठीक है, जैसे धात्की खंड में डबल है उसी प्रकार पुष्करार्ध में भी।
अब इसको भी हम नहीं पढ़ेंगे, सेम उसी तरह आप लगा लेना, उसी प्रकार के 6 महापर्वत, 7 क्षेत्र, सुमेरु पर्वत। देखिए 2.5 द्वीप का मैप यहाँ भी बनाया है, देख पा रहे हैं ना आप सब। देखिए ये बीचों बीच ये जम्बू द्वीप की रचना, ठीक है। ब्लैक कलर का जो दिख रहा है आपको, ब्लैक कलर का जो दिख रहा है ये लवण समुद्र है, ठीक है। ये लवण समुद्र के अंतर्द्वीप दिखा रखे हैं। ये सुमेरु पर्वत है, ये 6 महापर्वत, हिमवान, महाहिमवान, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी। हर एक पर्वत के ऊपर एक एक सरोवर है। पहला सरोवर जो पद्म नाम का है उससे 3 नदियां निकलती है, और इसी प्रकार जो अंतिम सरोवर है पुंडरीक है, इससे भी 3 नदियां निकलती हैं। ये 2 नदियां तो रक्ता रक्तोदा, ये आपके ऐरावत क्षेत्र में बहती है, ठीक है। और ये कौन सी स्वर्णकुला, रूपकुला है, सीता, सीतोदा, क्या है, गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्य, नारी नरकांता होगी। नारी नरकांता, नहीं, गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्य, हरित, हरिकांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, सुवर्णकुला, रूपकुला, ठीक है। तो ये सुवर्णकुला है, तो इसी पर्वत से ये आई और पूर्व दिशा की तरफ स्वर्णकुला बह गई। बाकी सब पर्वतों पे से 2 नदियां बहती हैं, एक उत्तर दिशा की ओर जाकर पश्चिम समुद्र में मिलती हैं, और एक इससे पहले वाले क्षेत्र में पूर्व दिशा की ओर आती है। देख रहे हैं ना आप, विदय क्षेत्र की रचना बहुत विस्तार से बताई। ये 2 4 गजदंत पर्वत, इनके बीच में उत्तम भूमियां, ठीक है। ये उत्तर कुरु, ये देव कुरु। इसके अलावा यहाँ 4 बक्षार पर्वत, ठीक है, इस तरफ, और उसके बीच में 3 नदियां, द्विभंगा नदियां जिनको कहा था, ठीक है। उसके कारण यहाँ, और वन वेदी, उसके कारण यहाँ 8 क्षेत्र बन गए, पूर्व दिशा में, उत्तर की ओर भी और दक्षिण की ओर भी। उसी प्रकार पश्चिम दिशा में भी। तो 8 चौक ये 32 विदेश कहलाते हैं, एक मेरु संबंधी, और इस प्रकार 5 मेरुओं में होंगे। अब आइए धातकी खंड की। देखिए धातकी खंड में ये बताया था आपको बैलगाड़ी के पहिए की भांति। अब यहाँ क्या होगा, पारे की भांति। ये लवण समुद्र के पास इन क्षेत्रों की चौड़ाई कम होगी, और ये कालोदधी समुद्र के नजदीक इनकी चौड़ाई अधिक होगी। ये 2 ईश्वाकार पर्वत है, ये रहा एक ईश्वाकार पर्वत, इन पे 4 कूट हैं। ये एक सिद्धा, क्या नाम था इसका, सिद्धकूट, जिसमें जिन मंदिर है। ऐसे नीचे, और इधर देखिए आप, ये पहला हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, और ये शिखरी, ठीक है। ये विजयार्क पर्वत हो। तो यहाँ से गंगा, रक्ता रक्तोदा नदी निकली, विजयार्क पर्वत के होके नीचे से गई, ठीक है, और ये जाकर आपके दोनों समुद्रों में मिल जाती है। इसी प्रकार पुष्कर के आधे भाग में सेम इसी प्रकार की रचना है। देखो दिशाओं के क्रम दिए हैं इन्होंने। देखिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्व और उत्तर के बीच में ईशान, ठीक है, फिर आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य।
इस प्रकार दिशाएं और विदिशाएं बताएं। अब देखिए पुष्करार्ध जो है, अब इसके आगे मानुषोत्तर पर्वत है। ये देखिए, ये मानुषोत्तर पर्वत है। ये तो आपका पुष्करार्ध है, ये नदियां, ठीक है, अभ्यंतर पुष्करार्ध। और इसके बाहर ये मानुषोत्तर पर्वत दिखाया है, ठीक है। अब इनमें जो कूट है, उन कूटों के नाम इत्यादि दिए। और फिर ये बाहर आधा पुष्करार्ध, आधा ये बाहर है, ये भीतर, ये बाहर, इसके बीच में पर्वत। पर्वत के कारण इसके दो भाग हो गए। चलो पूनम में पढ़ो मानुषोत्तर पर्वत के बारे में। पुष्करार्ध के आगे मानुषोत्तर पर्वत। पुष्कर द्वीप के आधे पहले भाग को छोड़कर दूसरे भाग के प्रारंभ में 1721 योजन ऊंचा गोलाकार सुवर्णमयी ढाई द्वीप को घेरे हुए मानुषोत्तर पर्वत स्थित है। यह नीचे मूल में 1022 योजन चौड़ा, मध्य में 723। देखिए नीचे मूल में 1022 योजन चौड़ाई, मध्य में 723 योजन। और ऊपर अंत में 424 योजन चौड़ा है। उसकी एक कोस अधिक एक कोस अधिक 430 योजन नीचे पृथ्वी में नींव है। मानुषोत्तर पर्वत की यह हीनाधिकता रूप चौड़ाई मनुष्य लोक से बाहर की ओर है। मनुष्य लोक की ओर तो यह नीचे पृथ्वी से लेकर ऊपर अंत पर्यंत कूप की दीवार के समान सीधा ऊंचा है। बाहर की ओर नीचे से ऊपर पर्यंत क्रमशः कम होता गया होने से इसका आकार आधे यव की राशि के समान जानना। भैया म्यूट है आपका। देखिए जो अपने पुष्करार्ध है अंदर वाला, हमारी तरफ तो वो फ्लैट है पर्वत, जैसे कुएं के अंदर की दीवार होती है। लेकिन जो चौड़ाई कम हो रही है ना, वो बाहर की दीवार की तरफ से हो रही है, जो बाहर वाले पुष्करार्ध में हिस्सा पड़ेगा। आगे पढ़िए। इस मानुषोत्तर पर्वत की पूर्व पश्चिम दिशा में स्थित नदी निकलने की 14 गुफाओं के मार्ग से 14 महानदी निकलकर मानुषोत्तर पर्वत के नीचे से बहती हुई पुष्कर समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। ये सभी गुफाएं अपने पर्वत की चौड़ाई के समान 1022 योजन पूर्व पश्चिम लंबी नदी की चौड़ाई से 1.5 गुनी चौड़ी है। मानुषोत्तर पर्वत के ऊपर ढाई द्वीप के सब ओर 1250 धनुष चौड़ी 2 कोस ऊंची सुवर्णमयी गोलाकार एक वेदी है। 500 धनुष चौड़ी अन्य वेदियों की अपेक्षा इसकी चौड़ाई 2.5 गुनी अधिक है। इस मनुष्य लोक की ओर वाले मानुषोत्तर पर्वत की 4 दिशाओं में 4 मध्यम जिन मंदिर हैं तथा 500 योजन ऊंचे, नीचे मूल में इतने ही 500 योजन चौड़े, ऊपर अंत में उससे आधे 250 योजन चौड़े गोलाकार सुवर्णमयी 18 कूट हैं। उनमें व्यंतर देव देवी रहते हैं। इस प्रकार 4 जिन मंदिर सहित मानुषोत्तर पर्वत के ऊपर कुल 22 कूट हैं। पढ़िए। नीचे पृथ्वी पर 1,42,36,713 योजन बाह्य परिधि वाले ढाई द्वीप के अंत में स्थित इस मानुषोत्तर पर्वत के अभ्यंतर क्षेत्र में 45 लाख योजन चौड़ा मनुष्यलोक स्थित है। सभी के मध्य 1 लाख योजन चौड़ा जम्बूद्वीप, उसके बाद 2 लाख योजन चौड़ा लवन समुद्र, तत्पश्चात 4 लाख योजन चौड़ा धाकीखंड द्वीप, तदुपरांत 8 लाख योजन चौड़ा कालोदधी समुद्र, तदनंतर 8 लाख योजन चौड़ा पुष्करार्ध द्वीप। इस प्रकार जम्बूद्वीप से मानुषोत्तर पर्वत पर्यंत एक दिशा की चौड़ाई 23 लाख योजन है। दूसरी दिशा में जम्बू द्वीप की वेदी से लेकर मानुषोत्तर पर्वत पर्यंत
22 लाख योजन चौड़ाई होने से कुल 45 लाख योजन चौड़ा मनुष्य लोक है। देखिए मनुष्य लोक की चौड़ाई 45 लाख योजन हो गई, यानी 2.5 द्वीप 45 लाख योजन का हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा सबको। आगे पढ़ते हैं। तात्पर्य यह है कि जम्बू द्वीप की वेदी से मानुषोत्तर पर्वत पर्यंत सब और 22 लाख योजन चौड़ाई और जम्बू द्वीप 1 लाख योजन चौड़ा होने से मानुषोत्तर पर्वत की एक दिशा से दूसरी दिशा के मध्य स्थित मनुष्य लोक 45 लाख योजन चौड़ा है। इसे 2.5 द्वीप भी कहते हैं। इसमें कुल 5 मेरु हैं। हाँ जी, अब ये समझ लीजिए, ये जो बता रहे हैं ना आपको, कितना जम्बू द्वीप की वेदी से मानुषोत्तर पर्वत पर्यंत सब 22 लाख योजन चौड़ाई है उसकी। ठीक है, अब राइट में भी 22, लेफ्ट में भी 22, 22 44 हो गया, और जम्बू द्वीप 1 लाख योजन, तो 22 44 और 1 45। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। 1 लाख जम्बू द्वीप। अब अगर एक दिशा में चलें तो 2 लाख लवण समुद्र, 4 लाख धातकी खंड, 8 लाख कालोदधी समुद्र, और फिर 16 लाख पुष्कर है, लेकिन उस 16 में से आधा, ठीक है, पुष्करार्ध लेना है, तो 8 लाख। इस प्रकार बाहर से चलें तो 8 8 16, 4 20, 2 22, तो एक दिशा में 22 लाख योजन है जम्बू द्वीप के बाद। ठीक है, तो 22 लाख योजन पूर्व में, 22 लाख योजन पश्चिम में, और जम्बू द्वीप बीच में, तो 22 22 44 और 1 45 लाख योजन क्या कहलाता है? मनुष्य लोक, 2.5 द्वीप का विस्तार। जी पढ़िए। जम्बू द्वीप में स्थित सुदर्शन मेरु संबंधी 6 कुलाचल, 4 यमकगिरी, 200 कांचनगिरी, 8 दिग्गजेंद्र, 16 वक्षारगिरी, 4 गजदंत, 34 विजयार्ड, 34 वृषभाचल, 4 नाभिगिरी, ये 311 पर्वत हैं। भरतादि 7 क्षेत्रों में 14 महानदियां, 32 विदेहों में 12 विभंगा नदी, प्रत्येक क्षेत्र संबंधी पृथक पृथक गंगा सिंधु की अपेक्षा 32 युगल की 64 नदियां, कुल 90 नदियां, और उनके परिवार संबंधी 17,92,000 छोटी नदियां, पर्वत पर से नीचे गिरने वाली 14 महानदियों संबंधी 14 कुंड, विदेह क्षेत्र संबंधी 12 विभंगा नदियों के उत्पत्ति स्थान रूप 12 कुंड, 32 विदेह संबंधी 2 छोटी नदियों के उत्पत्ति स्थान रूप 64 कुंड, ये कुल 90 कुंड, षट कुलाचल संबंधी 6 द्रह, सीता और सीतोदा नदी संबंधी 10 द्रह, कुल 26 द्रह, जम्बू शालमली 2 वृक्ष, 2 देवारण्य, 2 भूतारण्य, 4 वन, सुदर्शन मेरु के 16 कुलाचलों के 6, गजदंतों के 4, वक्षारगिरी के 16, विजयार्ड पर्वत के 34, देवकुरु उत्तर कुरु उत्कृष्ट भोग भूमि के 2, जम्बू शालमली वृक्ष के 2, कुल 78 शाश्वत जिन मंदिर जम्बू द्वीप में हैं। आगे पढ़ू भैया? हाँ, ये कुल 78 शाश्वत जिन मंदिर हो गए जम्बू द्वीप के। देखिए कैसे हो गए 6। सुदर्शन मेरु के 16, ठीक है, कुलाचलों के 6, गजदंतों के 4, वक्षारगिरी के 16, विजयार्ड पर्वत के 34, देवकुरु उत्तर कुरु के 2, जम्बू शालमली वृक्ष के 2। इस प्रकार ये 78 शाश्वत अकृत्रिम जिन मंदिर जम्बू द्वीप संबंधी है। ये तो एक मेरु संबंधी रचना है। अब ऐसी 5-5 होंगी रचनाएं, क्योंकि जितने मेरु उस संबंधी बिल्कुल वैसी की वैसी रचना है जैसी जम्बू द्वीप में बताइए। तो इस प्रकार सब मिलाकर कुल 394 अकृत्रिम चैत्यालय हो गए, जबकि संपूर्ण मध्य लोक में 458 चैत्यालय। उसका विवरण देखो कैसे है, यहाँ से पढ़िए। 5 मेरुओं के हो गए 80। पहले तो वृषभाचल के भी आए थे। हाँ जी, पहले तो वृषभाचल पे भी आए थे कृत्रिम चैत्यालय। वृषभाचल के लिए थे इसमें।
चलो देखते हैं, टोटल बता रहे हैं, इसमें टोटल हो जाएगा, पढ़िए। 5 मेरु के 80, बख्शारगिरी के 80, गजदंत के 20, कुलाचलों के 30, विजयाट पर्वत के 170, देवकुरु उत्तर कुरु उत्कृष्ट भोग भूमि में जम्बू शालमली वृक्ष के 10, ईश्वाकार के 4, ये 394 ढाई द्वीप के। मनुष्य लोक से बाहर मानुषोत्तर पर्वत पर 4, 8वें नंदीश्वर द्वीप के 52, 11वें कुंडल द्वीप के 4, 13वें रुचक द्वीप के 4, कुल 64, सब मिलकर मध्य लोक में कुल 458 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। पढ़िए आगे। इस प्रकार त्रिलोक सारजी के अनुसार ढाई द्वीप की रचना का उल्लेख किया। इस 34वें सूत्र द्वारा यह कहा गया है कि पुष्करार्ध में जम्बू द्वीप से दुगनी रचना है। अब शिष्य पूछता है कि पुष्करार्ध में ही उससे दुगनी रचना क्यों कही, संपूर्ण पुष्कर में क्यों नहीं कही? इसका उत्तर देने हेतु आचार्य सूत्र कहते हैं, प्रश्न क्या प्राण कि आपने ऐसा क्यों कहा कि पुष्करार्ध में अर्ध क्यों लगाया? आप पुष्करवड़ द्वीप में कहते उससे दुगनी रचना है, आपने पुष्करार्ध कहा, पुष्कर क्यों नहीं कहा? तो उसके लिए क्या कह रहे हैं? प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्य। प्रांग मैंने पहले पहले, मानुषोत्तरान मनुष्य, यानी मानुषोत्तर से पहले पहले मनुष्य पाए जाते हैं। देखिए, इस पर्वत का नाम मानुषोत्तर किस लिए है? मानुषोत्तर किस लिए है कि इस पर्वत के उत्तर में ही मनुष्य पाए जाते हैं, इसके आगे नहीं। देखो, ये नियम है कि सुमेरु पर्वत सबके उत्तर दिशा में होता है। क्या कहा? सुमेरु पर्वत भरत क्षेत्र वाला देखे तो भी उसके लिए उत्तर दिशा कौन सी है? जहां सुमेरु पर्वत है। गजब की बात है। देखो, देखो जहां से सूर्य निकलता है वो पूर्व दिशा है, ठीक है, अथवा पूर्व दिशा में से सूरज निकलता है। अब देखना जरा सेटिंग। अब हम जो भरत क्षेत्र वाले हैं, हमारा सूरज, ठीक है, राइट हैंड से निकलता हुआ दिखाई देता है, तो हमारे लिए राइट हैंड पे पूर्व दिशा होगी, क्योंकि सुमेरु पर्वत हमारे सामने है ना, हमारे उत्तर में है, तो पूर्व दिशा इधर होगी, राइट, सूर्य यहीं से निकलता है। लेकिन जो ऐरावत क्षेत्र वाले हैं, ठीक है, सुमेरु पर्वत उनके भी उत्तर में होगा, ठीक है, उनके लिए दक्षिण नहीं होगा। माने किसी भी क्षेत्र का हो, हमेशा सुमेरु पर्वत सबके उत्तर में है, इसलिए उनके लिए पूर्व दिशा कौन सी होगी? जो हमारे लिए पश्चिम है वो उनके लिए पूर्व दिशा हो। बात समझ में आ रही है आपको? ये जो एक हम फैक्ट कहते हैं ना कि सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, ठीक है, तो वो इस तरह यथार्थ सत्य तो ये है कि हम तो जहां से सूर्य निकलता है उसको पूर्व दिशा कहते हैं। हमारा सूर्य यहाँ से निकला तो हम उसे पूर्व कह रहे हैं। ऐरावत वालों के लिए उन्हें यहाँ से दिखता है, क्योंकि गोल चक्कर घूम के जाता है ना परिक्रमा लेके सुमेरु पर्वत की, ठीक है, तो उनके भी राइट में पड़ेगा। चलिए, तो उत्तर समझ में आ गया? मानुषोत्तर क्यों कह रहे हैं? मनुष्य इसके उत्तर उत्तर में पाए जाएंगे, और सबके उत्तर में सुमेरु पर्वत है, यानी उसके भीतर भीतर, इसीलिए इसका नाम मानुषोत्तर है। पढ़िए। प्राक पहले इस ओर मानुषोत्तर पर्वत से मनुष्य रहते हैं, अतः उससे आगे के पुष्कर संबंधी क्षेत्र का विभाग नहीं किया है। जो जीव मनुष्यायु कर्म के उदय में प्रगट मनुष्य होते हैं, वे मानुषोत्तर पर्वत से इस ओर ढाई द्वीप में ही उत्पन्न होते हैं, अतः संपूर्ण द्वीप में भरतादि की रचना नहीं है। अथवा दूसरे अध्याय में कहे गए कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नाम एकैक वृद्धानी,
इस सूत्र द्वारा मनुष्य तो ज्ञात हुए, परंतु वे कहाँ पर्यंत हैं, यह ज्ञात नहीं हो सका था। अतः मनुष्यों के आधारभूत क्षेत्र की देखो इसका मतलब जो पुष्करवर द्वीप है ना, तो पूरे पुष्करवर द्वीप में ये भरत आदि की रचना नहीं है, ये सिर्फ अंदर वाले आधे पुष्करवर में ही है। ठीक है, अतः मनुष्यों के आधारभूत क्षेत्र की प्रतीति के लिए नियम रूप यह सूत्र किया। पढ़िए। क्योंकि पहले जम्बू द्वीप से लेकर आधे पुष्कर द्वीप पर्यंत 2.5 द्वीप के मध्य ही मनुष्य हैं, इससे बाहर मनुष्यों का गमन नहीं है। अतः यह सूत्र किया। जो मनुष्यायु कर्म के उदय से मानुष होते हैं वे मनुष्य हैं। मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से उसका मनुष्य गति में जन्म होता है। गोमट सारजी के अंतर्गत गति मार्गणा अधिकार में मनुष्य शब्द का अर्थ करते हुए लिखा है कि जो जीव नित्य ही मन्यते हेय उपादेय के विशेष को जानते हैं वे मनुष्य हैं। अथवा मनसा निपुणा शिल्प आदि अनेक कला चतुराई में प्रवीण है वे मनुष्य हैं। अथवा मनसा उत्कटाह जो धारणा आदि दृढ़ उपयोग के धारी हैं वे मनुष्य हैं। केवल ज्ञान की प्राप्ति दृढ़ उपयोग वाले जीव के ही होती है। सातवीं नरक पृथ्वी सर्वार्थ सिद्धि और मोक्ष गमन दृढ़ उपयोगधारी मनुष्य के ही होता है। इस प्रकार मनुष्य शब्द की निरुक्ति है। देखिए मनुष्य किसे कहते हैं, तो गोमट सार जी में कहा कि जो जीव नित्य ही मन्यते, मन्यते माने मनन करते हैं, मनन सहित है। मनन माने जो हे उपाधि के विशेष को जानते हैं वे मनुष्य हैं। मन साहा निपुणा माने जो अनेक प्रकार की शिल्प आदि कलाओं में चतुर हैं वे मनुष्य हैं। मन साहा उत्कटा जो धारणा आदि दृढ़ उपयोग के धारी है। इसीलिए केवल ज्ञान की प्राप्ति, सातवीं नरक पृथ्वी में गमन, सर्वार सिद्धि और मोक्ष गमन दृढ़ उपयोग वालों के ही हो सकता है। हाँ, वे मनुष्य। वे मनुष्य सामान्य से तो एक ही प्रकार के हैं, परंतु विशेष अपेक्षा से सामान्य, पर्याप्त, योनिमति और अपर्याप्तक मनुष्य 4 प्रकार के हैं। सभी भेदों का समुदाय रूप मनुष्य पहला सामान्य मनुष्य है। मात्र पर्याप्तक मनुष्य ही दूसरे पर्याप्त मनुष्य हैं। द्रव्य स्त्री वेदी मनुष्य तीसरे योनिमति मनुष्य हैं तथा श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करने वाले लब्ध्य पर्याप्तक मनुष्य चौथे अपर्याप्तक मनुष्य हैं। हाँ जी, ये 4 भेद समझ में आ गए सबको। मनुष्य के 4 भेद। पहला तो सामान्य मनुष्य, ठीक है। दूसरा लिया सामान्य माने इसमें सारे भेद गर्भित हो जाएंगे। दूसरा है पर्याप्त, अब इसमें सिर्फ पर्याप्त लेना, तो जितने भी पर्याप्त वाले मनुष्य हैं वो सब इसमें गर्भित हो जाएंगे। तीसरा कहा यौनमति, यौनमति में माने जो द्रव्य की अपेक्षा स्त्रीवेदी है, यानी मनुष्यनीय, वो आ गई यौनमति में। और अपर्याप्तक मनुष्य में जो श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करने वाले लब्ध पर्याप्तक मनुष्य हैं, उनको क्या कहा, अपर्याप्त मनुष्य। तो ये 4 भेदों के माध्यम से धवला आदि ग्रंथों में भी निरूपण किया इसी प्रकार। ये चारों प्रकार के मनुष्य सैनी ही हैं, क्योंकि मनुष्य असैनी तो होते ही नहीं है। पढ़िए। ये सभी मानुषोत्तर पर्वत के इस ओर ही उत्पन्न होते हैं। उस ओर रिद्धिधारी आकाशगामी विद्याधर मनुष्यों का भी गमन नहीं है। मानुषोत्तर पर्वत से लेकर आधे स्वयंभू रमण द्वीप पर्यंत मात्र सैनी पंचेंद्रिय गर्भज थलचर नभचर तिर्यंच ही उत्पन्न होते हैं। वहां उन्हें सम्यक तो उत्पन्न हो सकता है, परंतु व्रतादि नहीं हो सकते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, आपको ये तो बताया था कल हमने, पहले अपने इधर के लवण और कालोदधी इन 2 समुद्रों में, और अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र में ही जलचर जीव है। बीच में कहीं भी किसी भी समुद्र में जलचर जीव नहीं है। ठीक है, अब देखो, एक तो मानुषोत्तर पर्वत के बाहर
कोई भी मनुष्य नहीं जा सकता, रिद्धि से भी नहीं जा सकता, कोई देव भी नहीं ले जा सकता। ठीक है, मानुषोत्तर पर्वत से लेकर स्वयंभू रमण द्वीप पर्यंत, अभी समुद्र की बात नहीं की, जो अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र है उसके पहले स्वयंभू रमण द्वीप है। यहाँ अपने मानुषोत्तर पर्वत से लेकर स्वयंभू रमण द्वीप तक सैनी, पंचेंद्रिय, गर्भज, थलचर और नभचर त्रियंश ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, यानी भोग भूमि में थलचर भी होते हैं, नभचर भी होते हैं, लेकिन जलचर नहीं होते। ठीक है, क्योंकि वहां तक त्रियंचों की जगन्य भोग भूमि कही, तो वहां उन्हें सम्यक तो उत्पन्न हो सकता है, लेकिन व्रतादि नहीं हो सकती। माने चौथे गुण स्थान तक हो सकते हैं ना भोग भूमि में। आगे पढ़िए। अंतिम स्वयंभू रमण द्वीप के मध्य गोलाकार सुवर्णमयी नागेंद्रिया स्वयं प्रभाचल पर्वत है। उसके इस ओर पर्यंत मध्यवर्ती असंख्यात द्वीप समुद्रों में जघन्य भोग भूमि की रचना है। वहां विकलत्रय, असंगी, सम्मूर्छन, जलचर, तिर्यंच भी नहीं है। हाँ जी, देखो सम्मूर्छन के बाद कोमा भी आएगा। ना तो विकलत्रय होते, ना असंगी होते, ना सम्मूर्छन होते हैं, और ना ही जलचर होते हैं। ठीक है, जैसे अपने यहाँ मानुषोत्तर पर्वत है ना पुष्करवर के मध्य में, उसी प्रकार जो अंतिम द्वीप है स्वयंप्रभ पर्वत, उसके मध्य में एक स्वयं प्रभाचल, ठीक है, ये पर्वत है। तो उस पर्वत से पहले पहले और मानुषोत्तर पर्वत के बाद ये सारी की सारी त्रियंचों की जगन्य भोग भूमि है। आगे पढ़ी। उसके उस ओर आधे द्वीप और अंतिम स्वयंभू रमन समुद्र में इस पंचम काल के समान कर्म भूमि की रचना है। यहाँ एकेंद्रिय से लेकर सैनी पंचेंद्रिय पर्यंत सभी प्रकार के तिर्यंच जीव उत्पन्न होते हैं। उनमें से कुछ सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच जाति स्मरण या देव के उपदेश से धर्म श्रवण कर सम्यक भी हो श्रावक के व्रत भी धारण कर लेते हैं, परंतु 2.5 द्वीप से बाहर मनुष्य उत्पन्न नहीं होता है। हाँ जी, वो स्वयंभू रमण समुद्र में भी जो सैनी पंचेंद्रिय त्रियंच है, वो जाति स्मरण से या किसी देव के उपदेश से धर्म सुनकर सम्यक दृष्टि होकर 5वें गुण स्थान तक चले जाते हैं, माने श्रावक के व्रत भी धारण कर लेते हैं। ठीक है, और उसमें जैसे यहाँ अपने यहाँ कर्म भूमि है, उसी प्रकार वहां स्वयंभू रमण समुद्र में अपने पंचम काल के समान कर्म भूमि की रचना है। वहां 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय, सैनी पंचेंद्रिय, जलचर आदि भी पाए जाते हैं, लेकिन मनुष्य कोई नहीं पाया जाएगा। ठीक है, आगे पढ़िए। भैया एक क्वेश्चन था। हाँ, जोर से पूछो जरा, आवाज कम आ रही है। अच्छा भैया, ये ऊपर आया विकलत्रय ऊपर, तो विकलत्रय में तो 2 से 5 इंद्रिय तक के सैनी भी तो आ गए, सैनी जीव तो होते हैं ना। विकलत त्रय, त्रय माने 3, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय विकलत त्रय में नहीं आते। ठीक ठीक ठीक। वो तो सकलेंद्रिय है, विकल माने होता है हीन। ठीक है, पंचेंद्रिय तो संपूर्ण इंद्रियों वाला है, और ठीक है भैया, विकल समझ गए। हाँ जी हाँ जी। 5वां वो नहीं है, 5 इंद्रिय से नीचे नीचे। पढ़िए आगे। लवण समुद्र, लवण समुद्र, कालोदधि और स्वयंभू रमन समुद्र, इन 3 सागरों में ही जलचर जीव पाए जाते हैं। अन्य किसी भी सागर में जलचर रूप त्रस जीव नहीं है। उनमें मात्र जलकायिक जीव ही हैं, विकलत्रय जीव भी नहीं है। इन मध्यवर्ती असंख्यात द्वीप समुद्रों में सैनी पंचेंद्रिय एक पल्ले की आयु के धारक तिर्यंच जीव ही जन्म धारण करते हैं तथा मरण कर देव गति ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? आगे पढ़िए। मारणांतिक उत्पाद और केवली समुद्घात में
मनुष्य जीव के प्रदेश 2.5 द्वीप से बाहर भी जाते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य किसी अपेक्षा कभी भी मनुष्य 2.5 द्वीप के मानुषोत्तर पर्वत से बाहर नहीं है। अतः इसका मनुष्य लोक और मानुषोत्तर पर्वत नाम सार्थक है। प्रश्न समझ में आया आपको कि जिस समय मारणांतिक समुद्घात हो, उत्पात समुद्घात हो और केवली समुद्घात हो, उस समय जो यहाँ मनुष्य है ना, उसके प्रदेश उसके बाहर तक फैलते हैं। ठीक है, तो उस समय कदाचित मनुष्य मानुषोत्तर पर्वत के बाहर, क्योंकि उसके प्रदेश फैल गए ना, इस अपेक्षा भले पाया जाए, लेकिन अन्य स्थितियों में मनुष्य मानुषोत्तर पर्वत के बाहर नहीं पाए जाते, इसीलिए इसका नाम मानुषोत्तर पर्वत सार्थक है। आगे पढ़िए। प्रश्न, यदि मानुषोत्तर से आगे मनुष्य का एक प्रदेश भी नहीं जाता है, तो तीर्थंकरों के तप कल्याणक में इंद्र भगवान के केश 5वें क्षीर समुद्र में कैसे ले जाते हैं? प्रश्न समझ में आया आपको? वो कह रहे हैं जब मनुष्य नहीं जाते तो भगवान भी तो मनुष्य हैं, उनके केश और नख वो कौन से कल्याणक में बताया? दीक्षा कल्याणक में, तप कल्याणक में। उनके केश 5वें क्षीर समुद्र में कैसे ले जाते हैं? उत्तर, तुम्हारा यह प्रश्न उपयुक्त है। वे केश पुद्गल द्रव्य हैं, उनमें आत्मा के प्रदेश नहीं है, तथा पुद्गल द्रव्य के सर्वत्र गमन में कोई बाधा नहीं है। इस प्रकार मानुषोत्तर पर्वत के इस ओर ही मनुष्य की स्थिति जाननी। क्लियर हो गया? वो जो बाल हैं उसमें आत्मा के प्रदेश तो है ही नहीं, वो तो प्योर पुद्गल है। ठीक है, इसलिए उनके जाने में कोई आपत्ति नहीं है। अब हमारी चर्चा कल चलेगी 8वां नंदीश्वर। ठीक है, और इसका वीडियो भी आप देख लेना जैन डिजिटल पाठशाला पे, तो समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, हम तो यहाँ ग्राफिकल उस पर दिखाएंगे, लेकिन आप वहां वो रियलिटी में देख सकते हैं कि कैसा है नंदीश्वर द्वीप। ठीक है, आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं, समय हो गया है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमः सदा देता हूँ धो।